Good morning, student. Welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, जिसको अपन नाम देंगे नेचर ऑफ लाइट, या इसको हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 12 है नेचर ऑफ लाइट, या इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है। इससे प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 11 था, है ना, उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं, ये वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, देखा जाए तो हमने आपको काफी सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए। रे ऑप्टिक्स आपका हो चुका है, थोड़ा सा रह गया उसमें भी। आपको मैंने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया, आपको हमने एटॉमिक फिजिक्स कराया, न्यूक्लियर फिजिक्स भी कराया। ठीक है, अब ये वेव ऑप्टिक्स बहुत थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, मैं आपको पहले ही कह दूँ, काफ़ी टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, और बिल्कुल अलग है, लीक से हटकर चैप्टर है, नया चैप्टर है। काफ़ी ध्यान से आप इसे देखिए, है ना। तो पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं जनरल आपको। देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें लाइट को जो है वेव माना गया है। वेव मतलब ये माना गया है कि लाइट जो है ना, मतलब वेव है। वेव कैसे है, जैसे उसमें जो इससे प्रीवियस चैप्टर्स में रे माना गया है, इसमें लाइट के बिहेवियर को पार्टिकल नहीं माना गया। वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो मॉडल था 16th में, ये कोई ईयर था आपका 1648 में, डेस्कार्टे ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहला जो मॉडल था, उन्होंने कार्पस्क्यूलर मॉडल दिया था। क्या दिया था उन्होंने? कार्पस्क्यूलर मॉडल। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये माना गया था कि लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल। इस मॉडल में ये माना गया था लाइट पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इस मॉडल को अपन लोग पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट भी कहते हैं। इसको न्यूटन ने अपनी एक बुक लिखी थी, फेमस बुक ऑप्टिक्स, उसमें और ज्यादा डेवलप किया। तो आज भी हम ये मानते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इसको बताया था न्यूटन ने। तो न्यूटन ने सबसे पहले बताया था लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो न्यूटन ने बताया था कि लाइट किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये न्यूटन का कहना था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ सर? ये तो हो गया, चलो लाइट साहब आपकी पार्टिकल की फॉर्म में आती है, ये बात मान ली। अब बात आई फिनोमिना। देखिए, 5 फिनोमिना होते हैं बेसिकली, मैं आपको बता दूं। एक तो है आपका रिफ्लेक्शन, एक है आपका रिफ्रैक्शन, एक है आपका इंटरफेरेंस, एक है आपका डिफ्रैक्शन, और एक है आपका पोलराइजेशन। ये है सर, ये 5 फिनोमिना हैं लाइट जो दिखाता है। अगर हम कार्पस्क्यूलर मॉडल पे आ जाए, यानी हम न्यूटन की बात को सही मान लें, तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इनको समझाने में ये मॉडल फेल रहा। यानी 5 में से न्यूटन का कार्पस्क्यूलर मॉडल केवल और केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही समझा पाया, बाकी के 3 को नहीं समझा पाया। तो एक तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी सामने आई। दूसरा, फिर उसी के टाइम पे 1678 में हाइगेन, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, हाइगेन्स, इन्होंने जो दिया था
इन्होंने कहा वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज किया। इन्होंने कहा साहब लाइट आती तो है लेकिन वेव की फॉर्म में आती है। किसकी फॉर्म में आती है? वेव की फॉर्म में आती है। और लाइट को उन्होंने वेव माना, और जब लाइट को वेव माना, पार्टिकल नहीं माना, कि ध्यान रखना। हाइगेन ने कहा लाइट वेव है, तो उससे फिर हमने रिफ्लेक्शन को भी बता दिया, रिफ्रैक्शन को भी बता दिया, इंटरफेरेंस को भी बता दिया, डिफ्रैक्शन को बता दिया, लेकिन पोलराइजेशन को समझाने में हाइगेन्स की वेव थ्योरी भी फेल रही। हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग हम ये मानते थे कि लाइट जो है वो लाइट वेव्स जो हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। कैसी वेव है लाइट वेव? आपकी लॉन्गिट्यूडनल। हाइगेन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिन्हें आगे बढ़ने के लिए, लाइट वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जिन्हें आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत पहले की सोच थी ये, बहुत पहले की, आज से लगभग 300 साल पुरानी बात है ये। इसके बाद फिर मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस को लिस्ट आउट किया। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी जो थी वो तो हर्ट्ज ने की थी, लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो इक्वेशन थी उन सबको उन्होंने एक लिस्ट आउट किया, जिसको हम लोग कहते हैं ईएम वेव इक्वेशन। ईएम वेव इक्वेशन ये मैक्सवेल ने बता दी थी कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस होती हैं। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन की बात की और फिर समझाने पर आए इसको, ठीक है, ईएम वेव इक्वेशन बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सर लाइट जो है वो एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नंबर पे आती है रेडियो वेव, फिर आती है माइक्रोवेव, फिर आती है इंफ्रारेड, फिर आती है विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज और फिर गामा। 7 हैं ये। तो इसमें जो चौथे नंबर पे आ रही है वो आ रही है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट यानी कि उन्होंने मैक्सवेल ने कहा कि लाइट कुछ नहीं है, ये मैंने आपको ऑप्टिक्स में बताया था, लाइट इज नथिंग। लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। ऐसी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास आ रही है, वही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहलाएगी? आपकी लाइट कहलाएगी। और जब उन्होंने कहा कि साहब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फिर उन्होंने ये कहा कि साहब वेव तो है लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। समझे? जब उनके कॉन्सेप्ट सामने आया और उन्होंने कहा कि नहीं साहब बात तो आपकी ठीक है, बट दिस वेव इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। ये कैसी वेव है? आपकी ट्रांसवर्स वेव है। ये वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये वेव आपकी कैसी है? ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, और इसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी हाइगेन जो मान के चल रहा था कि लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, वो बात तो सिरे से खारिज कर दी मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कह दिया भाई लाइट वेव जो है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव है और इनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या समझे? देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, लाइट दोनों तरह का बिहेवियर दिखाती है, वेव भी दिखाती है और पार्टिकल भी दिखाती है। ये हमने चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस कर लिया था, पर इस चैप्टर में पर्टिकुलरली लाइट वेव है ना। और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये 5 फिनोमिना हैं जो हमको अच्छी तरीके से डिस्कस करनी है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन का मॉडल तो फुल्ली फेल है, वो तो बता ही नहीं पाया। हाँ, रही बात हाइगेन्स की, तो हाइगेन्स ने 4 को बहुत अच्छी तरीके से बताया था। बताने को तो वो 5 को भी बता सकता था, लेकिन उसकी जो सोच थी वो ये थी कि लाइट साहब कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जबकि वास्तव में लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर ट्रेवल। तो फिर हमने इसको कैसा मान लिया? लाइट वेव को आपकी ट्रांसवर्स माना, है ना। तो ये सिस्टम रहा आपका। तो
आपको समझ में आ गया? ये 5 फिनोमेना पढ़ रहे हैं और सबसे पहले तो आपको पढ़ना है हाइगेन्स वेव थ्योरी। आइए देखते हैं। हाइगेन्स वेव थ्योरी। देखिए सुनिए, हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या है मैं बता दूं आपको। देखिए हाइगेन्स वेव थ्योरी जो है ना, हाइगेन्स वेव थ्योरी जो है वो एक्चुअली में 2 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं, वेव नेचर को समझाने के लिए हम कुछ इमेजिनेशन पे काम करना पड़ता है। तो वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस। वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस एट विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन सेम फेज। वेव फ्रंट एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है जिस पर लाइट के जो वेव के जो पार्टिकल हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल ऑफ वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस एट विच पार्टिकल ऑफ लाइट वेव वाइब्रेट इन सेम फेज। ऐसी सरफेस होती है जिसमें लाइट वेव के जो पार्टिकल हैं वो सेम फेज में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। और आप ये कह सकते हो कि वेव फ्रंट इट इज अ लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट। क्यों बोल सकते हैं? locus of all those point at which particle of medium vibrate in same phase। एक बात ध्यान रखना, wave front is always perpendicular in wave propagation direction। wave front एक wave propagation direction की हमेशा क्या होती है? perpendicular। डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड सी लगती है बट एक्चुअली में है कुछ नहीं। देखिए आपको एक इमेजिनरी सरफेस बनानी है। क्या बनानी होगी? इमेजिनरी सरफेस। और इमेजिनरी सरफेस ऐसी होनी चाहिए आपकी जो हमेशा वेव प्रोपगेशन के तो परपेंडिकुलर हो। जो वेव आ रही है उसके क्या हो? परपेंडिकुलर हो, पहली बात। दूसरी बात, वो तो इमेजिनरी सरफेस है जो वेव प्रोपगेशन के आपकी क्या हो? परपेंडिकुलर। और दूसरा ये देखना है कि वेव सोर्स से जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए सबकी। तो ये डिसाइड होता है सोर्स के अकॉर्डिंग। यानी लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव फ्रंट। 3 तरह का वेव फ्रंट होता है। नंबर 1 है स्फेरिकल वेव फ्रंट। सबसे पहले नंबर का है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स है, लाइट कैसा आपका? पॉइंट सोर्स है, तो वेव ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो वेव आपकी सभी पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अब आपको एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस बनानी है जिस पर पार्टिकल की मीडियम क्या करे? सेम फेज में वाइब्रेट करे। ठीक है, तो आपको एक इमेजिनरी सरफेस बनानी है, तो वो इमेजिनरी सरफेस क्या हो सकती है? स्फेरिकल, है ना? तो वो इमेजिनरी सरफेस आपकी हो सकती है स्फेरिकल। कैसे? एक तो ये जो सरफेस है इसकी डिस्टेंस जो है हर एक पार्टिकल की, ये देखिए 3 पार्टिकल मैं बता रहा हूं आपको, इन तीनों पार्टिकल की डिस्टेंस लाइट सोर्स से सेम है, पहली बात, है ना? और ये तीनों पार्टिकल की डिस्टेंस सेम होने पर ये वाइब्रेट भी क्या करेंगे? आपके सेम फेज में आपके ये वाइब्रेट करेंगे। तो ये वेव फ्रंट होता है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, जैसे वेव पॉइंट सोर्स होगा तो इससे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वेव जाएगी। तो आप ऐसी एक सरफेस बनाइए जिसकी इस सोर्स से डिस्टेंस सेम हो और ऐसी जो वेव के क्या हो? परपेंडिकुलर। तो वो बन गया आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है? अगर लाइट सोर्स एक लाइन की फॉर्म में हो, लाइन की फॉर्म में यानी कि एक
स्लिट की फॉर्म में, जिससे वेव इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, सभी जाएं। तो आप अगर इसका लोकस बनाएंगे, लोकस यानी कि एक सरफेस ऐसी बनाएंगे जिसमें पार्टिकल के मीडियम क्या करे, सेम फेज में वाइब्रेट करे, तो वो सरफेस बनने वाली है सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट होगा आपका वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है, अगर लाइट सोर्स पॉइंट की फॉर्म में हो तो फिर वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ, अगर लाइट सोर्स एक लाइन की फॉर्म में हो या स्लिट की फॉर्म में हो तो वेव फ्रंट आपका कैसा होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। और हाँ, अगर आपका एक तीसरा वेव फ्रंट और है, वो है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, देखिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर इनके जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, इसके एक छोटे से पार्ट को प्लेन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कैसे, अगर आप इसको आगे बढ़ाएं, देखिए बढ़ा दीजिए आगे, ऐसे बहुत बढ़ा दीजिए, है ना, तो एक छोटा सा हिस्सा अगर आप एज्यूम करें तो वो कैसा होगा आपका, प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरह से बनेगा, और ये उसकी वेव फ्रंट बनेगा। ये है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये है एक लार्ज डिस्टेंस पर आप स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के छोटे से पार्ट को प्लेन वेव फ्रंट मान सकते हैं। जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए लाइट सोर्स पॉइंट की फॉर्म में था, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए लाइट सोर्स स्लिट की फॉर्म में था, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट के लिए कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो प्लेन लाइट डाले, ये बात ध्यान रखना। लाइट सोर्स या तो पॉइंट होगा या स्लिट की फॉर्म में होगा, तो वेव फ्रंट या तो स्फेरिकल होगा या क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो प्लेन वेव फ्रंट दे सके। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट नाम की कोई चीज होती नहीं है, प्लेन वेव फ्रंट तो आपको बनाना पड़ता है। इन्हीं दोनों सोर्स से आप प्लेन वेव फ्रंट बनाते हो। कैसे बनाते हो मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकस है। ठीक, अगर किसी लाइट सोर्स को इसके फोकस पर रखो तो वेव तो इससे हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी। क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो अब मुझे बताइए ये जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, WWH, प्लेन वेव फ्रंट। अगर किसी लाइट सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रख लो तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज जो होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, इससे निकलने वाला वेव फ्रंट तो स्फेरिकल था, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद आपने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, प्लेन वेव फ्रंट। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, प्लेन वेव फ्रंट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो हमसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। दूसरा देखिए एक और तरीका भी है, जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका फोकस है F। अब लाइट सोर्स को अगर यहां रखते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो वही बात है, फिर वेव फ्रंट आपका क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। यानी अगर किसी सोर्स को, किसी लाइट सोर्स को, पॉइंट सोर्स को कॉनकेव मिरर के फोकस पर रख दो तो रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। ऐसा ही होता है, गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है उसमें जो हम बल्ब को प्लेस करते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट अगर आप देखेंगे गोल होती है, आगे से ना गोल क्या होती है, कॉनकेव मिरर की शेप की होती है, और जो सोर्स होता है उसको पॉइंट सोर्स वो उसके फोकस पर रख देते हैं।
जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है आपका प्लेन मिरर होता है। तो मेरा कहने का मतलब बस सिर्फ इतना ही है कि प्लेन वेवफ्रंट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो हम इसको बनाते हैं। स्फेरिकल वेवफ्रंट को ही हम प्लेन वेवफ्रंट में या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट को ही हम प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट करते हैं। और इस चैप्टर में जो वेवफ्रंट रहेंगे हमारे वो प्लेन वेवफ्रंट ही रहेंगे। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैंने कहा था हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी है इसमें दो बातें अडॉप्ट की गई हैं। पहली बात तो वेव फ्रंट की थी, दूसरा आपका है प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल है ना। अब ये क्या कहता है हाइगेन्स का ये प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट क्या है कि जैसे ये पॉइंट सोर्स है ना, हाइगेन्स ने ये कहा था कि ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट। पहला पॉइंट तो क्लियर है कि वेव फ्रंट क्या होता है, ये एक ऐसा एक इमेजिनरी सरफेस है जो एक तो वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और दूसरा इसमें क्या है कि वेव जो है वो ये जो सरफेस बनाते हैं वो एक इमेजिनरी सरफेस है ना। तो सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट, जितने भी पार्टिकल जो वेव फ्रंट पर प्रेजेंट होते हैं, बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। एक नए सोर्स की तरह क्या करते हैं ये बिहेव करते हैं। ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। These sources are known secondary wave source। उन सोर्सेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव सोर्स, and they emit the wavelet, they emit the waves। These waves are known secondary wavelets। हाइगेन्स की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वेव फ्रंट पर वो एक नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, जिनको हम सेकेंडरी वेव सोर्स कहते हैं, और वो वेव भी एमिट करते हैं। जो वेव एमिट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें आगे है ना। जैसे ये पॉइंट सोर्स है, अब ये पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट और पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट होगी ना। किसी एक इंस्टेंट पर इसका जो वेव फ्रंट होगा वो ये होगा ए बी होगा। अब हाइगेन्स ने ये कहा है कि वेव फ्रंट पर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल जो है, जो भी प्रेजेंट होता है वेव फ्रंट पर, वो एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। नए सोर्स की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि ये वेव एमिट करेगा, ये भी वेव एमिट करेगा, ये भी वेव एमिट करेगा। ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी होती है c, और t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो t टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो होगी ct। कितनी डिस्टेंस आएगी ct। तो वेव फ्रंट पर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल को 1 2 3 वेव फ्रंट पर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल को आप सेंटर मानिए, और ct रेडियस का, कितनी का ct रेडियस की स्फेरिकल सरफेस बनाइए। ct रेडियस की स्फेरिकल सरफेस बनाइए। ये सर्कल नहीं है, स्फेरिकल सरफेस है भाई। t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वेव वो होंगी कितनी ct। तो टेक each particle present on wavefront as a center and draw the spherical surface of radius ct। इसकी भी ct है, इसकी भी ct है, इसकी भी ct है। and draw the tangential surface। इन सब को टच करते हुए एक टेंजेंशियल सरफेस बनाइए, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दो वेव फ्रंट मिले आपको, a डैश b डैश और a डबल डैश b डबल डैश। इसको तो फॉरवर्ड वेव फ्रंट कहते हैं, इसको बैकवर्ड वेव फ्रंट कहते हैं। अब हाइगेन्स की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि लाइट वेव आगे ही ट्रेवल करती है, आगे बढ़ती है, यानी वो खाली फॉरवर्ड वेव फ्रंट को ही एक्सेप्ट करती है, बैकवर्ड वेव फ्रंट को एक्सेप्ट नहीं करती है हाइगेन्स की थ्योरी। पहली बात तो ठीक है, हाइगेन्स की थ्योरी
फॉरवर्ड वेव फ्रंट को एक्सेप्ट करती हैं, बैकवर्ड वेव फ्रंट को वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ये बात अब समझ में आ गई कि सब लाइट वेव हो गए। जो अब ये जो आपका नया वेव फ्रंट बना a डैश b डैश, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है और न्यू वेव फ्रंट है एक, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर अगर हम चले जाएं तो यही स्फेरिकल वेव फ्रंट आपके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी और ये सॉरी ए डैश ए डबल डैश और ये बी डबल डैश, और ये ए डैश बी डैश था और ये आपका ए बी है। ये वही आपके 1 2 और 3 हैं, ये वही डिस्टेंस है आपकी कितनी C। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये वही 1 2 और 3 है। According to Huygens secondary wavelet principle, all the particles present on wavefront AB. According to Huygens secondary wavelet principle, all the particles present on wavefront behave like a new source of light. एक नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। These sources are known secondary wave source. तो ये सोर्स आपके क्या कहलाते हैं, secondary wave source कहलाते हैं। And emit the wave. These sources are known secondary wave source and emit the wave. These waves are known secondary wavelet principle and this principle is known secondary wavelet principle. एक बार आप इसको देखिए फिर आगे बात। मम्मी टंकी भर गई, मम्मी मम्मी टंकी बंद करो। तो ऐसे आपका एक सोर्स था, किसी भी इंस्टेंट पर इसका जो वेव फ्रंट निकला वो एक AB स्फेरिकल वेव फ्रंट था। तो AB पर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल थे वो एक नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, t टाइम में लाइट की स्पीड c होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन t टाइम इज ct। तो t टाइम में इनसे जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो ct होती है। तो वेव फ्रंट AB में प्रेजेंट मीडियम के हर पार्टिकल को आप सेकेंडरी वेव सोर्स तो मान ही रहे हैं, तो उसको सेंटर मानते हुए ct रेडियस के स्फेरिकल सरफेस बना दी और दोनों स्फेरिकल सरफेस को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करते हुए a डैश b डैश और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में टच करते हुए a डबल डैश b डबल डैश सरफेस ड्रॉ कर ली। इसको अपन ने नाम दिया फॉरवर्ड वेव फ्रंट a डैश b डैश और इसको हमने नाम दिया बैकवर्ड वेव फ्रंट a डबल डैश b डबल डैश। और हाइगेंस की जो थ्योरी है वो बैकवर्ड वेव फ्रंट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, फॉरवर्ड वेव फ्रंट को एक्सेप्ट करती है और थोड़ी डिस्टेंस पर यही वेव फ्रंट जो है आपका प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका पूरा सिस्टम है, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है ये पूरा, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम पूरा क्लियर है। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। तो आज आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है इंट्रोडक्शन वेव नेचर, है ना। इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि 5 फिनोमेना को डिस्क्राइब करना है, जिनमें मेन जो है वो कौन है, हाइगेंस वेव थ्योरी। और हाइगेंस वेव थ्योरी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने पहले तो आपको हाइगेंस का वेव थ्योरी समझाई है, जिसमें हमने आप लोगों को क्या क्या समझाया है, एक तो वेव फ्रंट के बारे में बताया है, एक सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल के बारे में बताया है। वेव फ्रंट सोर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं कि प्लेन होगा, प्लेन तो कोई वेव फ्रंट होता ही नहीं है, स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। प्लेन वेव फ्रंट तो हम लोग बनाते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से हम प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं। तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन था और आज का जो काफी अच्छा टॉपिक था। इसमें जो वेव फ्रंट वाला टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। तो कल से हम जो है वो जो 5 फिनोमेना पढ़े थे आप लोगों ने, कौन कौन से, रिफ्रैक्शन है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन सब को एक्सप्लेन करने वाले हैं किसकी हेल्प से, हाइगेंस वेव थ्योरी की हेल्प से। ओके, चैप्टर थोड़ा लेंथी है और थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा ध्यान से पढ़िए। दैट्स ऑल फॉर